हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स ट्यूटोरियल में। तो आई होप कि आप लोग ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा इसका, इलेक्ट्रिक करंट का, क्लास 10। और ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ ओम्स लॉ का, हीटिंग इफेक्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होता है। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ ये अभी काम नहीं, बाद में भी काम आएगा। ओम्स लॉ होता क्या है? तो ओम्स लॉ इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों, जो वोल्टेज होता था उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कह रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन को ऑब्टेन किया जाता है वो किया जाता है ओम्स लॉ के थ्रू। ठीक है। तो ओम्स लॉ का जो अगर आपका एग्जाम में आता है, ओम्स लॉ होता क्या है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन या न्यूमेरिकल कह सकते हैं, वो सब आता है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए हमें कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सबसे हेडिंग में रखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि ओम्स लॉ जो भी काम करने वाला है वो सारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कितना उसमें इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करने वाला है। ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब कोई भी कंडक्टर है, अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, उसके अक्रॉस द एंड में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें हम कितना इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कर रहे हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर V चेंज होगा तो ये I भी आपका चेंज होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो आपको अच्छे से पता होगा कि एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, आई आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। एंड दिस आर नोन एज द रेसिस्टेंस। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको अरेंज किए हैं और कुछ नहीं। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगे तो सारा कुछ इसी के कॉम्बिनेशन को पढ़ना है। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी है जो कि अपोज करता है फ्लो ऑफ अ चार्ज। रेसिस्टेंस, इसके नाम में डिफिनेशन है कि रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट किसको करता है? मान लीजिए वो जो कंडक्टर मैंने बताया, तो कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो जो चार्ज का फ्लो होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस फ्लो को जो रेसिस्ट करेगा, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। देयरफॉर रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाई आर, एंड अ प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ अ चार्ज इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है कि रेजिस्टेंस कितना रेसिस्ट कर रहा है, तो उसको किसी यूनिट में तो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? ओम। ओम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ है, तो यहाँ पे ओम से डिनोट कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस किस किस बात पे डिनोट करता है, सॉरी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है आपका डिपेंड करता है, पहला लेंथ, मतलब जो आपका कंडक्टर है उसका लेंथ के ऊपर, कि वो कितना लेंथ का है एक्चुअल में, क्योंकि जितना लेंथ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें फ्लो भी होगा। ठीक है। नंबर 2, द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब, जैसे सारा इंड के पास, जैसे मान लेते कोई कंडक्टर है, उसके इंड में आपका क्रॉस सेक्शन तो होगा, तो वो क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लो कर रहा है, याद है ना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक यूनिट चार्ज में कितना फ्लो करता है, वही यहाँ पे है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उस बात पे भी रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। नंबर 3, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कंडक्टिंग ज़्यादा है या फिर कम है, जैसे कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये सब जो भी है जिसका कंडक्टिंग जिसका नेचर के हिसाब से रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक। एंड लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, द टेम्परेचर। टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से पता चलता है, क्योंकि हमने पहले ही ओम्स लॉ में पढ़ा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है। तो अगर इसे अगर ग्राफ में प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, जो कि V वर्सेस I है, तो यहाँ पे दिखता है एक स्ट्रेट पाथ हमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इस तरह लिख सकते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया ऑफ क्रॉस। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कम होगा। मतलब जितना कम एरिया रहेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, है ना? अच्छा, तो अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको अगर इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है। तो एक्चुअल में ये होता है, जैसे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है। अब ये जो एल बाई एल ए लिखा है मैंने, यहाँ पर भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के बाद कोई एक कांस्टेंट आएगा अगेन, तो ये कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, और इसी को डिनोट करते हैं रो से। इसको रो कहते हैं, RHO, रो। ठीक है।
जस्ट लाइक डेंसिटी में यूज़ करते हैं उसी तरह। तो ये वाला रो है, तो एक फाइनल फार्मूला बन गया आपका R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जो रेसिस्टेंस है सिस्टम का उसको किस किस तरह से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ है, पैरेलल है और सीरीज़ और पैरेलल है। ठीक है ना, ये तीनों कॉम्बिनेशन है, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज़ तो आप सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कौन क्या होता है। ठीक है, तो नंबर 1 हम बात करते हैं सीरीज़ का। तो सीरीज़ क्या है? सीरीज़ मतलब सारा जितना भी रेजिस्टेंस है सबको एक ही लाइन में मैंने रख दिया। इससे क्या होगा कि जितना भी करंट रहेगा वो सेम हो जाएगा सारा कंडक्टर पास। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा एक सर्किट है, नॉर्मल सा क्लोज सर्किट मैंने बता चुका हूँ, आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने लगाया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, और रेजिस्टेंस R2 तो इसका पोटेंशियल V2 है, तो रेजिस्टेंस R3 इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो यहाँ पे देखना यही है सीरीज में कि करंट जो है थ्रू आउट दी सिस्टम सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो मान लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा भी जैसे ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर हम लोगों ने देख लिया है। तो V1 जो है वो आपको R1 को बताता है, मतलब R1 जहाँ रेजिस्टेंस वहाँ पर V1 कन्फिग्रेशन का आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो V2 के तरह R2, उसी तरह V3 के तरह R3, V4 के पास R4, तो इसी तरह डॉट 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 Vn के पास कितना होगा Rn। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है। अच्छा, तो टोटल पहले पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि सारा सीरीज में तो इसमें नॉर्मली ऐड हो जाता है। ठीक है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V1 डिनोट कर रहा है सिंस V इज इक्वल टू आई आर। अब I क्या है, करंट तो कांस्टेंट है थ्रू आउट दी। ठीक है, तो I R1 R2 कोई भी रेजिस्टेंस रहे करंट सारा में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपका हो गया V इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। ठीक है, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे आई आर एस, यहाँ पे S बता रहा है आपका सीरीज को। ठीक है, अच्छा करंट तो दोनों तरफ सेम है, तो आर आई एंड आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बच गया आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, तो ये वाला समीशन है। ठीक है, तो ये जितना भी सम है उसको हम लोग समीशन क्या है, एक सम ही को तो बताता है और क्या है। तो i इज इक्वल टू 1, आई मतलब यहाँ पर टर्म्स को बता रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, तो i 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, तो n तक जा रहा है, तो i इज इक्वल टू 1 टू n आर आई। ठीक है, नंबर ऑफ यहाँ रखा हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे पैरेलल में। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो सेम हो जाएगा। पोटेंशियल दैट मीन्स वहाँ पे क्या था कि उसमें करंट सेम था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, सारा करंट ऐड हो जाएगा, मतलब करंट डिफरेंट रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो I1 हो गया। ठीक है, तो I1 इसमें करंट क्या हो गया, देखिए पैरेलल में कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि इसमें एक लाइन में सारा ऐड नहीं होता, तीनों अलग अलग लाइन पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे R1 हो गया रेजिस्टेंस, R2 R3, इसके पास I1 जा रहा है, इसके पास I2 और इसके पास I3, टोटल I, ये इसके बाद ये I जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों लाइन पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा पूरा सर्किट में, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा, सिंस V इजिकल टू आई आर, तो I1 इजिकल टू V बाई R1। अच्छा, V यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, तो क्योंकि V मैं फिर से बता रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। सिमिलरली I2 इजिकल टू V बाई R2, V बाई R3 इजिकल टू I3, तो ये सारा हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V ऑफ दिस सारा लिख लिए, टोटल नेट I कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये I को अब हम लोग लिख सकते हैं सिंस V इज इक्वल टू क्या हो जाता है आई आर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर होगा ना, तो ये V बाई आर यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, और ये वाला पूरा रेजिस्टेंस में से क्योंकि V सारा में सेम है तो V को कॉमन ले लिया है और यहाँ पे V बाई आर लिख दिया, फिर V कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1 बाई आर पी, यहाँ पे P फॉर पैरेलल। ठीक है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 अप टू कहाँ तक जा रहा है 1 बाई Rn तक। समझ में आ गया है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्योंकि ये सब काम आएगा, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल में कि आप पूरा घर का जितना भी कॉमर्शियल यूनिट है उसमें इतना इतना बल्ब इतना हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इतना है, फ़ैन के लिए इतना है, तो टोटल कमर्शियल बिल कितना आता है, वो सब पूछा जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट हुआ, कमर्शियल यूनिट हुआ, ये सब भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट देखिए, वही कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत सारा फ्लो करने लगेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के कारण वहाँ पे क्या होता है, एक हीटिंग करंट भी, हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट होता है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन थ्रू इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया। फिर से, द प्रोडक्शन ऑफ अ हीट इन अ कंडक्टर, जैसे कोई भी कंडक्टर है उसमें जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है हीट, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दैट में इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो हीटिंग इफेक्ट
बताया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगेन वही बात, V इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और W इज इक्वल टू हम लोग V इंटू क्यू भी लिख सकते हैं, सिंस Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये पढ़े इक्वेशन 1 पार्ट 1 में, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप देख लीजिए अगर देखा नहीं है तो, ठीक है। तो V इज इक्वल टू अब हम पुट कर देंगे, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू, सिंस Q इज इक्वल टू क्या, Q इज इक्वल टू आई टी, तो V इंटू आई टी कह सकते हैं। देयरफॉर दिस वर्क डन, ठीक है, ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है इसी को हम लोग यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये वर्क डन ही कन्वर्ट हो गया आपका हीट में, और हीट इज इक्वल टू हम लोग, हीट इज डिनोटेड बाई एच है, तो एच इज इक्वल टू वी कैन राइट वी इंटू आई इंटू टी। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछिएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर एक्सप्रेशन बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अच्छा, सिंस अगेन वी इज इक्वल टू आई आर हम लोग जानते हैं ना, तो ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल क्या होता है, कभी इस फॉर्म में आता है कभी इस फॉर्म में आता है, तो समझ में नहीं आता स्टूडेंट को कि कौन सा पुट करके किस तरह से आंसर को लाया जाए। तो आपको 3-4 इसका वे आना चाहिए कि किसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपने सारा क्वेश्चन भी बना लोगे, ठीक है। तो सिंस V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो देखो I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, दैट मीन्स H इज इक्वल टू वी कैन रिप्रेजेंट एज आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। सिंस I इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई, अगेन वी पुट यहाँ से V इज इक्वल टू आई बाई आर, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर पुट किए। तो अच्छा, यहाँ पे आई स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आई स्क्वायर है, इसका मतलब V बाई आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो V स्क्वायर इंडिविजुअली, दैट मीन्स ये V स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर एक पहले से है, तो आर और ये और ये एक कैंसिल आउट, तो बचा क्या, सिर्फ आर, ठीक है। तो वी कैन राइट एट हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है ना। अगेन पावर, पावर में इंपॉर्टेंट है, पावर इज डिनोटेड बाई पी एंड वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है पहले हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुका हूँ, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, क्लियर। तो पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क डन का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिए, तो वी इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, तो टी टी कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपका, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, क्लियर। डाउट होगा जरूर पूछिएगा, ठीक है, फिर से एक बार बोल देता हूँ, नहीं तो पावर इज इक्वल टू क्या है, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया है, ठीक है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस और आई टी कम्स फ्रॉम क्यू, तो ये सब बेसिक है, तो ये पता रहेगा, तो ये भी निकल लोगे, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, पुट कर दिया वैल्यू, टी टी कैंसिल आउट, देन वी गॉट पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट, वी गेट पावर। अच्छा, कॉमर्शियल यूनिट, क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट जो भी घर में बिल आता है, कोई बिल देखिएगा उसमें KWH रहता है, दैट मीन्स किलो वाट पर आवर। अच्छा, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, पार्ट 1 देख लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके। Wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays.